सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं और चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की शुरुआत से लगातार मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम कैलकुलस में स्टडी कर रहे हैं। कैलकुलस मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंज के बारे में, और क्योंकि चेंज को ग्राफ में शो किया जा सकता है तो इस तरह से कैलकुलस स्टडी ऑफ ग्राफ भी है जिसमें हम ग्राफ के नेचर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा। कॉन्टिन्यूटी हमें बताता है कि किसी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या कहीं पर कोई ब्रेक है। उसके बाद हमने स्टडी किया डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी हमें बताता है कि किसी फंक्शन के ग्राफ का जो कर्व है वो स्मूथ है या कहीं पर कोई कॉर्नर पॉइंट या शार्प टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद हमने स्टडी किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें बताता है फंक्शन के ग्राफ का कर्वेचर के बारे में कि फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जब हम मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी ग्राफ का नेचर है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमें बताता है कि फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और डिक्रीजिंग फंक्शन हमें बताता है कि फंक्शन का ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो आइए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हिंदी में से कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x की वैल्यू में चेंज होता है तो x की वैल्यू में चेंज होने पर y की वैल्यू में भी चेंज होता है। सपोज ये इस तरह का फंक्शन है कि जब x की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, जब x की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम इस तरह के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर की ओर जाता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये कॉन्टीन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है, और क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। सपोज एक पॉइंट है x1 और x1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, जिसे ग्राफ में y एक्सिस पे शो किया गया है। सपोज एक दूसरा पॉइंट है x2 जो कि x1 के राइट साइड में है। राइट साइड में होने का मतलब है x2 x1 से बड़ा है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जिसे ग्राफ में y एक्सिस पे शो किया गया है। अब आप y एक्सिस पे देखिए f ऑफ x2 f ऑफ x1 के ऊपर है और ऊपर होने का मतलब है f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू भी x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होती है। मीन्स f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और यहाँ पर चेंज इन y f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 है और चेंज इन x x2 माइनस x1 है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्योंकि f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 पॉजिटिव होगा, और इसी तरह से क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो अंश है वो भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर हर वो भी पॉजिटिव है। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये भी पॉजिटिव होगा, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है डेरिवेटिव।
तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो अपने डोमेन में या फिर गिवन इंटरवल में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव होता है। इसे एक और तरीके से समझा जा सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, न्यून कोण बनाता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव होगा और टेन थीटा होता है लाइन का स्लोप। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और हम जानते हैं किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर उसके डोमेन में या फिर गिवन इंटरवल में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ को। ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये ग्राफ कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, बीच में ये स्टेबल हो जाता है x1 और x2 के बीच में। तो माइनस इन्फिनिटी से x1 तक तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फिर x1 और x2 के बीच के रियल नंबर्स पे ये स्टेबल हो रहा है, x1 x2 के बीच में कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद x2 के बाद ये अगेन ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि ग्राफ कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, बीच में ये x1 x2 के बीच में स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो इसे यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बल्कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन इसे कहते हैं। अब आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि x1 और x2 के बीच के रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और x1 और x2 पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बल्कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जब x2 x1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग के लिए x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू भी x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होती है, लेकिन जब ये बीच में स्टेबल हो जाता है, जब बीच में कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पर x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर फंक्शन केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहाँ पर f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 होता है। तो यहाँ पे इक्वल भी आ जाएगा क्योंकि बीच का जो पार्ट है जहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है वहाँ पर x1 और x2 दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 होता है। इसके साथ एक बात और है, अभी हमने समझा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x अगर एग्जिस्ट करता है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन जहाँ पर स्टेबल हो जाता है वहाँ पर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस, और क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे इसका स्लोप 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, केवल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो इंक्रीजिंग के लिए तो f डैश x ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव होगा, लेकिन जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ स्टेबल हो जाता है, जहाँ पर ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, वहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और f डैश x एग्जिस्ट करता है इसके डोमेन में और गिवन इंटरवल में, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है f डैश x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे साथ में इक्वल टू भी आ जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने के बाद अब हम समझते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। हिंदी में ऐसे कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और सपोज ये फंक्शन इस तरह का है कि जब x की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, x की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो y की वैल्यू घटती है, y की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब हम इस तरह के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो नीचे की ओर आता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है ये कॉन्टीन्यूसली नीचे की ओर आ रहा है। तो क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली नीचे की ओर आ रहा है इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। सपोज एक पॉइंट है x1 और x1 पर फंक्शन की वैल्यू है y इज इक्वल टू f ऑफ x1,
जिसे ग्राफ में y एक्सिस पे शो किया गया है, और एक दूसरा पॉइंट है x2 जो कि x1 के राइट साइड में है। राइट साइड का मतलब है x2 x1 से बड़ा है, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जिसे ग्राफ में यहाँ पे शो किया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए y एक्सिस पर जो f ऑफ x2 है वो f ऑफ x1 के नीचे है। नीचे होने का मतलब है f ऑफ x2 की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू से छोटी है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर ह्रासमान फलन है, तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू से छोटी होती है। मीन्स f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। तो इस तरह से यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्योंकि f ऑफ x1 से छोटा है तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 नेगेटिव होगा, और क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर जो अंश है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर हर वो पॉजिटिव है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव होगा। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये भी नेगेटिव होगा। और क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, तो इसके अंतराल या फिर गिवन इंटरवल में अगर f डैश x एग्जिस्ट करता है तो वो नेगेटिव होता है। इसे एक और तरीके से समझा जा सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण बनाता है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। और हम जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस तरह से यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव होगा और ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगा, और किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो उसके डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, निरंतर ह्रासमान फलन के लिए, इसका जो डोमेन है या गिवन इंटरवल है, अगर यहाँ पर f डैश x एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है f डैश x ये नेगेटिव होता है। अब डिस्कस करते हैं ये वाले ग्राफ को। ये जो ग्राफ है इसमें ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की ओर नहीं आ रहा है, बीच में थोड़ा सा ये स्टेबल जाता है x1 और x2 के बीच में। तो क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कॉन्टिन्यूसली नीचे नहीं आ रहा है तो इसलिए इसे यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे केवल इसे ह्रासमान फलन ही कहा जाएगा। अब आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि x1 और x2 के बीच के रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और x1 और x2 पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, केवल डिक्रीजिंग होता है, केवल ह्रासमान होता है, तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो डिक्रीजिंग के लिए तो x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू से छोटी होती है, और जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ स्टेबल हो जाता है वहाँ पर x1 और x2 दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1 होता है। साथ ही डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर f डैश x एग्जिस्ट करता है तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन फंक्शन जहाँ पर स्टेबल हो जाता है वहाँ पर इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस, और इसलिए यहाँ पर इसका स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 मीन्स डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, केवल ह्रासमान फलन है, तो अगर इसके डोमेन और गिवन इंटरवल में अगर f डैश x एग्जिस्ट करता है तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा f डैश x डिक्रीजिंग के लिए तो लेस देन 0 होगा, और जहाँ पर फंक्शन स्टेबल हो जाता है वहाँ पर f डैश x इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन या फिर गिवन इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होता है तो इस तरह के फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। मोनोटोनिक मीन्स सिंगल बिहेवियर, एक ही तरह का बिहेवियर शो करता है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे ये ग्राफ।
ये जो ग्राफ है इसमें ए से बी तक तो ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इट मीन्स ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बी से सी तक जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है, इट मीन्स ओपन इंटरवल बी सी में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर हम ए से सी तक देखें तो ए से बी तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और बी से सी तक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से ए से सी तक फंक्शन जो है वो सिंगल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। सिंगल बिहेवियर मोनोटोनिक अभी जो बताया था, एक ही तरह का बिहेवियर या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जो फलन है ना तो वो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। तो एक ही तरह का बिहेवियर शो होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो ही हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और अगर एक तरह का बिहेवियर शो ना हो तो वहां पे हम उसे कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक। अब हम इन सभी फंक्शंस को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ये इन सभी फंक्शंस के ग्राफ हैं। जो पहला वाला ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। और जो दूसरा ग्राफ है ये भी ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, बीच में ये स्टेबल हो जाता है, तो ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और जो तीसरा ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूसली नीचे की ओर आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है। और जो चौथा वाला ग्राफ है इसमें फंक्शन नीचे की ओर आ रहा है लेकिन बीच में ये स्टेबल भी हो रहा है, तो ये केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसके लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और जो लास्ट फिफ्थ वाला जो ग्राफ है इसमें ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, इंक्रीजिंग भी है और फिर डिक्रीजिंग भी है, तो इस तरह के फंक्शन को कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन अपने डोमेन में या फिर गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अब ये चेक करने के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 3 × 1 3 और 17 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है 3, और 3 पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया है। अगर यहाँ पे इक्वल आता तो हम ये कहते ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, पर क्योंकि 3 0 से बड़ा है, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, तो हेंस क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, किसमें? सारे रियल नंबर के लिए। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे ये x नहीं है, तो इतने से x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से सारे रियल नंबर के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है इन ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, जो दिया हुआ फलन है एफ ऑफ एक्स ये निरंतर वर्धमान है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सिद्ध करना है कि जो हमें फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x ये वर्धमान है किसके लिए? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन हमें दिया है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव। कॉम्पोजिट फंक्शन है तो 2x को t सपोज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ई टू द पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ई टू द पावर t, फिर जिसे हम t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव तो एफ डैश x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे एफ डैश x इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये e है, e की वैल्यू होती है 2.718 और ये आगे तक जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखे चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो नंबर है 2.718 समथिंग आगे, तो इसकी पावर में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये हमेशा पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब है e टू द पावर 2x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। e की पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लें, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें। तो ये और 2 हम जानते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता है सारे रियल नंबर के लिए, तो ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इक्वल टू 0 नहीं है तो इसे यहाँ पे होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हैंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और यही यहां पे प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। Next question number 3, show that the function given by f of x is equal to sin x is increasing in g open interval 0 pi by 2। ठीक है, एक फलन दिया हुआ है f of x बराबर sin x और हमें सिद्ध करना है ये वर्धमान है ओपन इंटरवल खुला अंतराल 0 pi by 2 में, डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल pi by 2 पाई और ह्रासमान है ओपन इंटरवल pi by 2 पाई में। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान है ओपन इंटरवल 0 पाई में। ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये चेक करने के लिए कि गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमें निकालना होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे ओपन इंटरवल 0 पाई बाय 2 के लिए। फॉर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 पाई बाय 2
इसका मतलब जानते होंगे आप कि 0 π/2 के बीच के रियल नंबर्स के लिए, और 0 π/2 के बीच के रियल नंबर्स का मतलब है कि जो एंगल है, जो x है, वो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे t रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच के एंगल्स के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और cos x यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है f'(x), ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 π/2, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दूसरा वाला इंटरवल के लिए चेक करते हैं। फॉर ओपन इंटरवल π/2 π, इट मीन्स π/2 और π के बीच के रियल नंबर्स के लिए। इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे साइन और cos ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और इसका रेसिप्रोकल cos, ठीक है, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो टी रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, cos x इज नेगेटिव, और cos x f'(x) है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 भी होता तो केवल डिक्रीजिंग होता, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, और cos π, अगर यहाँ पे π/2 भी होता, अगर क्लोज इंटरवल होता, ऐसा वाला इंटरवल, ठीक है, तब π/2 के लिए cos की वैल्यू 0 हो सकती थी, तब यहाँ पे इक्वल आता, और तभी केवल डिक्रीजिंग होता, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल π/2 π, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ओपन इंटरवल 0 π के लिए। अभी हमने चेक किया था ओपन इंटरवल 0 π/2 के लिए और ओपन इंटरवल π/2 π के लिए, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। इन ओपन इंटरवल f(x) फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, ये हम सी पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान है, ठीक है, इस अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड, और ये जो दूसरा वाला है ओपन इंटरवल π/2 इन π/2 π f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस अंतराल के लिए फंक्शन फलन निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन दें, ठीक है। तो जो ये ओपन इंटरवल है 0 π, तो 0 से π/2, 0 और π/2 के बीच के रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, और π/2 और π के बीच के रियल नंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है। तो 0 से π के लिए एक तरह का बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। 0 से π/2 के बीच के रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है, फिर π/2 और π के बीच के रियल नंबर के लिए डिक्रीजिंग है। तो क्योंकि यहाँ पे एक तरह का बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, और एक तरह का बिहेवियर शो करना जरूरी होता है, तभी हम इसको या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग तभी कहेंगे। अगर एक तरह का बिहेवियर होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे 0 और π के बीच में क्या है,
यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक नहीं है, नॉन मोनोटोनिक है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हैंस इन ओपन इंटरवल 0 pi f of x is neither increasing nor डिक्रीजिंग, ठीक है। ये जो अंतराल है 0 पाई, इसमें फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है, नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना था, इसमें हमें प्रूफ करना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस अंतराल में प्रूफ करना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसमें प्रूफ करना था ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक्सरसाइज 6.2 की जो बाकी क्वेश्चन है उसे कल की क्लास में करेंगे।